जय हिंद दोस्तों, मैं आरती द्विवेदी। स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम अपना डिस्कशन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं। द हिंदू का आर्टिकल है अफगान पीस एंड इंडियाज एल्बो रूम। ये आपके सेकंड पेपर से जुड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि इंडिया का क्या रोल हो सकता है अफगान की शांति के लिए। और ये रहा अफगानिस्तान का मैप। एक कहावत है कि अफगान के दलदल में फंसने के बाद उबरना कठिन है। जैसे सिकंदर वहां फंस के बर्बाद हुआ, यूएसएसआर ने अपनी सेना भेज के वहां से निकलना कठिन हुआ, यूएसए के लिए भी यही हो रहा है। तो भारत के लिए अफगानिस्तान संबंध महत्वपूर्ण है, जैसे ट्रेड के लिए और तापी गैस पाइपलाइन लगे अन्य खनिज के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान जो है ना, वो सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। जैसे कश्मीर को इस्तेमाल करता है पाकिस्तान भारत के खिलाफ, वैसे ही बलूचिस्तान को अगर अपनी तरफ कर ले इंडिया, तो वो एक उसके लिए सामरिक महत्व का स्थान हो सकता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अपनी कठपुतली सरकार बनाना चाहता है, जो भारत के लिए सही नहीं है। यूएसए की सेना के जाने के बाद भारत को अफगान की सहायता करनी चाहिए। यूएसए की सेना जाने का ऐसा विचार यूएसए कर रहा है कि वहां से अपनी सेना हटा ली जाए। तो अफगानिस्तान चूंकि कमजोर है, ऐसे में भारत को उसकी सहायता के लिए आगे आना चाहिए। अफगानिस्तान में 6+2+1 की वार्ता की गई थी। इसमें 6 क्या थे? जो अफगान सीमा से लगे हुए देश थे, जैसे चीन, ईरान, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। जैसे कि इसमें इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये रहा आपका ईरान, पाकिस्तान, चाइना, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। ये सभी अफगानिस्तान के बॉर्डर वाले देश हैं और इंडिया को इसमें नहीं बुलाया गया था, जबकि इंडिया का बॉर्डर भी पाकिस्तान से लगता है। परंतु इन लोगों ने कहा कि जो क्षेत्र अफगानिस्तान से लगता है वो इंडिया का पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, तो इसलिए उसे भारत का बॉर्डर नहीं माना और भारत को नहीं बुलाया गया। 6 ये हो गए। 2 में रसिया और यूएसए था और 1 में स्वयं अफगानिस्तान। इससे पहले भी इंडिया के साथ ये दुराभाव हुआ। लंदन कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें भारत को बुलाया गया था, लेकिन वहां पे तालिबान के साथ ओपन वार्ता हुई जिसमें भारत को शामिल नहीं किया गया। भारत के हस्तक्षेप के बिना अफगान में शांति संभव नहीं है, ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि तालिबान अपनी तरफ खींच रहा है, पाकिस्तान अपनी तरफ खींच रहा है, आईएसआईएस अपनी तरफ उसको वो कर रहा है। तो इंडिया को ऐसे में हस्तक्षेप करके उसके साथ संबंध को बढ़ाना चाहिए और अपनी विदेश नीति को भी रिवाइज करना चाहिए इंडिया को। और यूएसए इस समय सेना वापस बुलाना चाह रहा है और वहां की फंडिंग भी कम कर देगा। तो इंडिया को ऐसे में यह कार्य करना चाहिए और अफगानिस्तान से अपने संबंधों को बढ़ाते हुए वहां सैन्य सहायता और आर्थिक सहायता देना चाहिए। सिर्फ अफगान से ही नहीं, इंडिया को तालिबान से भी बात करना चाहिए। इंडिया अफगानिस्तान में एक सॉफ्ट पावर के रूप में है। यहाँ का कल्चर भी वहाँ पसंद किया जाता है, जैसे बॉलीवुड हो गया या अन्य टीवी सीरियल्स भी वहाँ देखे जाते हैं और ट्रेड के लिए भी सुलभ है। अफगानिस्तान पाकिस्तान की अपेक्षा अपने लिए भारत को अधिक सुरक्षित समझता है, अतः ऐसे में भारत की भूमिका बढ़ती है और भारत को इस महत्व को समझना चाहिए और इसके लिए कार्य करना चाहिए। अगला एक आर्टिकल है लिमिटेशंस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग। ये आप सेकंड पेपर से जोड़ सकते हैं। और इस समय जो लॉकडाउन के कारण शिक्षा व्यवस्था बाधित हुई है, कॉलेज और सारे यूनिवर्सिटीज स्कूल सभी बंद हैं, ऐसे में ऑनलाइन शिक्षा को का बहुत महत्व सामने आया है और इसको बढ़ाने की कयावत भी चल रही है। तो लॉकडाउन के कारण सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हो पाया यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और स्कूल्स का। कुछ कॉलेज और विश्वविद्यालय में जूम एप्लीकेशन के द्वारा टीचिंग शुरू की गई है।
यूजीसी के अध्यक्ष के अनुसार आगे भी ऑनलाइन टीचिंग जारी रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसका हमें लाभ मिलेगा कि जो दूर दराज से स्टूडेंट हैं, जो यूनिवर्सिटी तक पढ़ने नहीं आ सकते, उनके लिए भी ऑनलाइन क्लासेज एक स्टडी का अच्छा माध्यम हो सकता है। परंतु इसके साथ कुछ समस्याएं भी हैं कि क्लास तो मिल जाएगी ऑनलाइन, पर संपूर्ण विकास क्या संभव हो पाएगा? लोगों को एक दूसरे से मिले बगैर प्रैक्टिकल स्किल्स संभव नहीं हो पाएंगी ऑनलाइन में, एनालिसिस नहीं हो पाएगी चीज़ों की, टीचर के साथ और स्टूडेंट के साथ विचार विमर्श नहीं हो पाएंगे, ग्रुप डिस्कशन जो स्टूडेंट आपस में करता है वो नहीं हो पाएगा, टोटली टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो जाएगा। वैसे ही मोबाइल ने बहुत हद तक आदमी को अकेला कर दिया, और अगर सब कुछ इसी के माध्यम से होगा तो ये समाज से कटाव की भी स्थिति ला देगा। और इनके साथ और भी समस्याएं हैं तकनीकी रूप से, जैसे इंटरनेट का जो नेटवर्क है वो हर जगह इतना अच्छे से अवेलेबल नहीं है, बहुत लोगों की पहुंच कंप्यूटर और लैपटॉप तक नहीं है। सॉरी, इसमें कंप्यूटर लिखा था तो आर मिस हो गया। 1980 में ओपन एजुकेशन को भी इसी तरह समझा गया था। सोच रहे थे कि ओपन यूनिवर्सिटी खुलने के बाद जो यूनिवर्सिटी में भीड़ है और रहने की व्यवस्था है उससे छुटकारा मिल जाएगा और पत्राचार के माध्यम से लोग पढ़ लेंगे, पर वो उतना लाभकारी सिद्ध नहीं हुआ। इसी तरह ऑनलाइन शिक्षा से भी डिग्री तो हासिल हो जाएगी, पर बौद्धिक क्षमता का उस तरह विकास नहीं हो पाएगा। अतः दोनों को के साथ सामंजस्य बिठाते हुए कार्य करना चाहिए। कुछ दिन जो थ्योरिकल क्लास हैं वो उन्हें ऑनलाइन दे दिया जाए, पर कुछ प्रैक्टिकल क्लासेस और कुछ डिस्कशन के लिए स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में बुलाया जाए। ऐसा मिला जुला के कार्यक्रम बनाया जाए जो स्टूडेंट की मानसिक और विकास के लिए लाभदायक हो। अगला एक न्यूज है, अल्पसंख्यक संस्थानों के मौलिक अधिकारों के खिलाफ नहीं है नीट, सुप्रीम कोर्ट। ऐसी ही खबर जनसत्ता की भी है कि नीट के नियम अल्पसंख्यक और निजी शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होंगे। यानी कि जो ऐसे संस्थान जो राज्य से सहायता प्राप्त है उन पे तो नीट के नियम लागू होंगे ही, लेकिन जो राज्य से सहायता प्राप्त नहीं करते उन पर भी नीट के नियम लागू किए जाएंगे ताकि सही से उनका संचालन हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये मूल अधिकार का उल्लंघन नहीं है। आर्टिकल है दैनिक जागरण का, परिवहन सेवाओं पर अरसे तक ब्रेक नहीं लगा पाएगा कोरोना वायरस। रेलवे के बंद होने से भारत का बहुत नुकसान हुआ है, रेलवे का नुकसान हुआ है। इस पर ध्यान दिया जा रहा है कि अगर रेलवे को खोला जाए तो किस तरह से उसका संचालन किया जाए। तो हो सकता है इसके लिए अब नए संचालन में ये नियम जारी किया जाए, जैसे फ्लाइट पकड़ने के लिए आपको 2 घंटे पहले से जाना होता था, ऐसे ही ट्रेन पकड़ने के लिए भी आपको पहले से जाना पड़े और आपकी पूर्णतः जांच होने के बाद आपको सैनिटाइज करने के बाद ही आप ट्रेन में चढ़ पाएं। तो ये भी हो सकता है। और इसके किराए भी बढ़ सकते हैं, ऐसा इस लेख में दिया गया है कि किराए भी बढ़ेंगे, मालगाड़ी और सवारी गाड़ी दोनों के किराया बढ़ सकते हैं। लेकिन इससे एक नुकसान भी सामने समझ में आ रहा है कि ये भी हो सकता है कि इतनी जद्दोजहद को उठाने के लिए लोग राजी ना हो और ट्रेन की बजाय खुद की गाड़ियों से सफर प्रारंभ कर दें कि इतना टाइम कंज्यूम करेगा और किराया भी इतना महंगा लगेगा, तो क्यों ना अपनी ही गाड़ी से कहीं जाया जाए। तो इस तरफ भी ध्यान आकर्षित किया गया है। दोनों चीजें रेलवे को देखनी होंगी। अगला है उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू। ये एक न्यूज है कि उत्तराखंड में टेलीमेडिसिन सेवा शुरू कर दी गई है। और टेलीमेडिसिन सेवा क्या है ये हम आपको पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे द हिंदू के आर्टिकल में। तो टेलीमेडिसिन अगर आपको समझना है तो आप हमारा पिछला वीडियो जरूर देखें जिसमें आपको टेलीमेडिसिन के बारे में बताया गया है। कैसे सुधरे स्वास्थ्य क्षेत्र की सेहत। भारत में संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों से बड़ी संख्या में होने वाली मौतों का कारण स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचों का अभाव है। भारत में स्वास्थ्य पर बहुत ही कम निवेश किया जाना इसके पीछे एक बड़ी वजह है।
भारत दुनिया के उन देशों में से है जो स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का सबसे कम खर्च करता है, और ये बहुत दुखदाई है। अन्य जगहों पे खर्च करने के साथ साथ स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो किसी भी तरह का विकास संभव नहीं है। ये थी आज की महत्वपूर्ण आर्टिकल्स और न्यूज़ जो आपकी परीक्षा के लिए लाभदायक थी। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।